आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, ठीक है। और सिलेबस में हमारे क्लियर कट नहीं दिया है कि वो आवेशित गोलीय कोश है या सॉलिड गोला है या किस तरह का वो बना हुआ है, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। तो इससे रिलेटेड टोटल मिला के 3 आर्टिकल हो जाते हैं, और 3 आर्टिकल टोटल हैं और 2 टाइप के हैं। पहला टाइप जो हम ले रहे हैं वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, और इसको कभी कभी ऐसे भी आ सकता है ठोस आवेशित धातु के गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। मतलब सबसे पहले ये बात समझ लो, अगर तुम्हारे पास गोलीय कोश है तो इसका मतलब अंदर मटेरियल है ही नहीं। जब अंदर मटेरियल ही नहीं है तो उस केस में जो भी चार्ज दोगे वो कहां पे जाएगा, वो सब इसकी सरफेस पे जाएगा। समझ रहे हो बात को। और अगर मान लिया सपोज करो हमने ठोस गोला लिया, तो ठोस गोले में 2 वैरायटी हैं। अगर मेरे पास वो धातु का बना हुआ है, अगर मान लिया ठोस गोला जो है वो धातु का बना हुआ है, तो धातु के बने होने पे ये होता है कि जब हम उसको चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अल्टीमेटली वो चार्ज जो है वो सरफेस पे ही आ जाता है। तो यहाँ पे ठोस गोला अगर है मेरे पास, तो अगर वो धातु का है तो जब मैं उसे चार्ज दूंगा तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो इधर उधर मूव कर जाते हैं, और उस वजह से अल्टीमेटली वो चार्ज हमारा जो है वो सरफेस पे ही आ जाता है। यानी कि इसी तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो गोलीय कोश हो हमारे पास या फिर ठोस गोला धातु का हो, तो बात एक ही है, चार्ज सरफेस पे रहता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज करो हमारे पास यही ठोस गोला इस तरह का हो कि वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, मतलब कुछ चालक से बना हुआ है, रबड़ का हो गया या किसी भी चीज का हो गया, तो उसके अंदर जो है चार्ज जो है वो अंदर तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से इन दोनों में सिचुएशन सेम है, इसीलिए मैंने एक साथ इनको कंसीडर कर लिया है कि या तो अगर हमारे पास आवेशित गोलीय कोश है यानी कि इस तरह का, और अगर ठोस आवेशित धातु का गोला है यानी कि वो फिर से इस तरह का होगा। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जाहिर सी बात है बाहर कितनी होगी, सरफेस पे कितनी होगी, अंदर कितनी होंगी, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। समझ रहे हो बात को। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहां पर हमने ये डायग्राम बनाया, ये गोला हो गया, इसके रेडियस अब स्मॉल आर नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल आर दूरी के लिए भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो इसकी होगी जा करके वो कितनी होगी, क्यू चार्ज अगर तुमने इसको दिया है तो ये हो जाएगी तुम्हारी क्यू बाई ए, यानी कि क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पृष्ठ क्षेत्रफल जो गोले का होता है। तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इस गोले की जो है वो इतनी है, मान लिया सपोज करो, जो हमने चार्ज दिया उस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहां से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट अभी तो हमने बाहर कंसिडर किया है, ये हमारा जो है वो केस फर्स्ट हो गया कि बिंदु पी जो है वो गोले से बाहर है। तो अगर ये गोले से बाहर है तो उस केस में क्या वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अब इस सिचुएशन में फिर से हम गॉसियन सरफेस मानेंगे, और गॉसियन सरफेस कैसे मानेंगे, इसी आर त्रिज्या का एक गोला ही मान लेंगे, क्योंकि इसको घेरते हुए मानना है ना। तो उस केस में जो है गॉसियन पृष्ठ जो होगा हमारा वो एक गोला हो जाएगा जिसकी की त्रिज्या हमारी क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, इस तरह का एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब इस पे हम छोटा सा एरिया ds कंसीडर कर लेंगे। ds वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में ये हो जाएगा, इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और पूरे उसमें जब भी चलोगे तुम तो दूरी बराबर रहेगी, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी समान रहेगा। ठीक, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ से, मतलब जितनी लैंग्वेज मैंने बोली है वो सब यहाँ पे लिखी जानी है। टाइम है पेपर में पूरा लिखो, नहीं है टाइम तो शॉर्ट में निपटा दो। तो ये हम गॉसियन पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स, तो कितना इससे वैद्युत फ्लक्स बना हुआ है, तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा जा करके क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, इतना बनेगा। यहां पर देखो क्लोज इंटीग्रल ई ds कॉस ऑफ, और थीटा कितना लोगे यहाँ पे 0, यानी कि ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई ds। वैद्युत क्षेत्र पूरे सरफेस पे समान रहेगा, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, ई को बाहर ला सकते हैं, तो इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ds, और ds को जब तुम पूरा एरिया लोगे तो कितना हो जाएगा जा करके
4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तुम्हारे पास जो है वो क्या आ जाता है, फ्लक्स आ जाता है जो गॉसियन सरफेस से लिंक्ड है। अब इसके अंदर आवेश कितना माना जाएगा, गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए, एक तो फ्लक्स चाहिए होता है और एक चार्ज उसके अंदर कितना है, तो इसके अंदर आवेश, ये पूरा ही पूरा आवेश इसके अंदर माना जाएगा। ठीक है, तो अब गॉस थ्योरम से लगा देते हैं, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय अगर हम लगा दें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फाई ई इज इक्वल टू और 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। तो फ्लक्स कितना है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद सॉरी आर यहां पे गलत हो गया, ये आर जो है वो किसकी त्रिज्या होगी, इस पूरे बड़े वाले गोले की होगी, तो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी स्मॉल कर देते हैं हम, और इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज हमारे पास Q ही है अंदर की तरफ, तो यहां से E इज इक्वल टू निकल आता है और वो होगा जाकर के कितना, 4 पाई इसके साथ लगा दिया, 4 पाई ε0 और Q बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है हमारा जब गोले के बाहर कोई बिंदु है तो उसके ऊपर कितना वैद्युत क्षेत्र होता है। फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा आया है जैसे कि बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाला हो। अगर ये सारा चार्ज Q जो है सेंटर पे होता और r डिस्टेंस पे निकालने को कहा जाता तो भी तो यही फॉर्मूला आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो बाहर के बिंदु हैं उनके लिए गोला ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसका सारा का सारा चार्ज कहां पे हो, सेंटर पे ट्रीट कर लिया हो, उससे ये बराबर आता है, यह कहने का मतलब। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदुओं के लिए गोलीय कोश का समस्त चार्ज, गोलीय कोश का समस्त आवेश केंद्र पर माना जा सकता है, केंद्र पर माना जा सकता है। तो इससे हमें फॉर्मूला रखने में भी आसानी हो जाती है कि बाहर का बिंदु है तो ये सारे चार्ज सेंटर पे ट्रीट करो और Q बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया जाकर के केस फर्स्ट जब P बिंदु गोले से बाहर है। अब केस सेकंड देखते हैं, जब P बिंदु सतह पर है, सतह पर है। तो सतह पर है तो देखो इसी तरह से दोबारा रिपीट करोगे कि ये पॉइंट अब यहां पे कंसीडर कर लोगे, फिर यहाँ पे ds कंसीडर करोगे, ई ds फिर वैसे ही निकलेंगे, और फिर उसके बाद यही मतलब गोलीय कोश का जो सरफेस है वही गॉसियन सरफेस बन जाएगा, और उस पर फिर उसी तरह से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब की बार चूंकि गॉसियन सरफेस यहीं पे है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं पूर्व की भांति, और गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन पृष्ठ जो है कैपिटल R त्रिज्या का गोला होगा, कैपिटल R त्रिज्या का गोला होगा, और तब हमारे पास फ्लक्स जो आ जाएगा वो E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। मतलब बस यही सरफेस जो है वो इतनी बड़ी जो सरफेस थी वो हम इसी के ऊपर एज्यूम कर लेनी है। ठीक है, और इस केस में जो है वो पुनः गॉस के प्रमेय से, तो दोबारा से गॉस का प्रमेय लगा लोगे तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, 1/ε0 टाइम्स Q। तो ये हो जाएगा फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 Q। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि इसी फॉर्मूले में क्या है, स्मॉल r की जगह बस कैपिटल R पुट हो गया है, यानी कि सरफेस पॉइंट के लिए भी वो बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रहा है एज इफ उसका सारा चार्ज जो है वो उसके सेंटर पर ट्रीट कर लिया गया है। ठीक है, बस एक तरह से ये कह लो कि स्मॉल r जो है वो जनरल फॉर्मूला हो गया, और जब सरफेस पे आए तो r की जगह कैपिटल R पुट हो गया जाकर के। ठीक है ना, अब देखो केस फर्स्ट में हमने बाहर के पॉइंट पे निकाल लिया Q बाई आर स्क्वायर, और केस सेकंड में हमने सरफेस पे निकाल लिया Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। अब केस थर्ड है कि अंदर है पॉइंट। ठीक है ना, तो केस थर्ड, इसमें हम जब बिंदु P गोले के अंदर है, तो इस केस में क्या होगा जाकर के, ये तुम्हारा पॉइंट ये सेंटर हो गया और पॉइंट P यहाँ पे हो गया, तो गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, गोले के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा।
फिर पुराने हिसाब से ही तुम क्या करोगे, यहाँ पे ds है ना, और उसमें आउटवर्ड नॉर्मल में ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मानो चाहे ना मानो जो भी है ना, कई बुक्स में इसको दिखाते नहीं है, ई चलो बाहर की तरफ ही मान लिया हमने, कहीं भी कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ना है। तो हम इसमें लिखेंगे पूर्व की भांति, तो यहाँ पर जो है वो तुम्हारा फ्लक्स जो हो जाएगा वो उसी तरह से कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना E इंटू और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर ये डिस्टेंस है, कैपिटल आर जो है पूरी त्रिज्या है। अब इसमें क्या होगा जाकर के, गॉस के प्रमेय से फिर से लगा दो, गॉस के प्रमेय से, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/ε0 टाइम्स क्यू, फाई ई में तो यही आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये प्रोसीजर जितना है ये हर बार कॉपी हो रहा है ये वाला, इसीलिए एक बार तुमने दिखाना है, बाकी फिर दोबारा नहीं दिखाना है, पूर्व की भांति लिख देना है, पेपर में गया तब भी यही करना है, ठीक है। और E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, अब देखो तुम इसके अंदर चार्ज कितना है, सारा चार्ज बाहर ही बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसलिए E इज इक्वल टू सारा का सारा 0 हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं E एक्सटर्नल इतना, E सरफेस इतना, और E इंटरनल इतना, समझ रहे हो बात को। इस तरह से ये तुम्हारे तीनों तरह से तीन जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। देखो इसके बाद आता है कि ये जो वैल्यूज आई हैं इनका ग्राफ खींचने को कभी कभी आ जाता है 1 नंबर में, तो हमें पता लग गया है कि बाहर के पॉइंट्स पर Q बाई आर स्क्वायर होता है, और सरफेस के पॉइंट पे E सरफेस जो है वो हमारे पास 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और अंदर के पॉइंट्स पे जो है E 0 होता है। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इस ग्राफ को थोड़ा सा गोले के साथ साथ खींचा जाता है, गोलीय कोश के साथ साथ, ये हमने गोलीय कोश बना लिया, इसकी ये सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर हो गई, ग्राफ हमारा यहाँ चलेगा, ठीक है, ये ग्राफ चलेगा। इधर जो हमारी क्या है डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस स्मॉल आर, और ये तुम्हारा सेंटर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे O सेंटर हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई, दूरी कितनी बढ़ते बढ़ते हो गई त्रिज्या के बराबर। ऐसे इधर आओगे लेफ्ट साइड में तो भी यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R, चाहो तो उधर पॉजिटिव ले लो इधर माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम यहाँ पर देखो x एक्सिस पर तो दूरी हो गई, और ये तुम्हारा इधर क्या हो गया, इधर तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब तुम ये देखो कि R इज इक्वल टू कैपिटल R के जो भी पॉइंट्स इधर हैं वो सब एक्सटर्नल पॉइंट्स बनेंगे, समझ लो बात को भाई, इससे बाहर हैं वो पॉइंट्स। ऐसे ही इधर जितने पॉइंट्स बनेंगे ये तुम्हारे सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स बनेंगे, ये सरफेस का पॉइंट बनेगा, ये दोनों ये सरफेस पॉइंट बनेंगे, और इसके अंदर के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे इंटरनल पॉइंट्स बनेंगे। अब तुम देखो इंटरनल पॉइंट्स पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र 0, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो ये ग्राफ मेरा जो है वो इस लाइन को टच करता हुआ जाएगा। जैसे ही सरफेस पे आएंगे हम Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसके अंदर देखो जो चार्ज दिया वो भी तुम्हारा फिक्स्ड है, जो कैपिटल आर है वो इसकी त्रिज्या वो भी फिक्स्ड है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ये ले लेगा, एकदम से ये इतनी वैल्यू ले लेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब जैसे ही तुम इससे आगे बढ़ोगे तो ये फॉर्मूला एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला चलने लगेगा Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, तो अब जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र कम होगा, और आर स्क्वायर यानी कि इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से कम होगा, तो इसका मतलब इस तरह से ये हमारा ग्राफ जो है वो चलता चला जाएगा। तो अगर हमसे पूछे कोई कि अगर सारे पॉइंट्स में बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, तो तुम देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पॉइंट पे है, तो 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन अलग से बन जाता है, ठीक है ना, कि एक अगर आवेशित गोलीय कोश है तो उसमें सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो उसके सरफेस पे होता है। अंदर तो बिल्कुल ही 0 होता है, और बाहर जो है वो इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से कम होने लगता है, जैसे जैसे जितना दूरी बढ़ाते जाओगे उतना ही वो कम होता चला जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल होता है गोलीय कोश है, या अगर पूछ दे ठोस आवेशित धातु का गोला, तो धातु के गोले में भी चार्ज बाहर भाग जाएगा, यहीं पे सरफेस पे आ जाएगा। उन दोनों में आप तुम्हें एक्सटर्नल पॉइंट, फिर उसके बाद सरफेस पॉइंट, और फिर इंटरनल पॉइंट पे ही सब निकालना होता है, और अल्टीमेटली फिर ग्राफ भी खींचना होता है।
अगर पूरा डेरिवेशन है तो ग्राफ खींच के दिखा दो जरा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी अलग से भी आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं छोटे छोटे। इस तरह से ही पूरा आर्टिकल कंप्लीट हुआ तुम्हारा। एक चीज इसमें रह गई, अगर इन फॉर्मूलों को जबरदस्ती हम सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो सिग्मा चाहो तो फॉर्मूले ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन कोई आ जाए, सिग्मा की फॉर्म में ऑप्शंस दिए हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये वाले याद हैं, हम इसमें क्यू की वैल्यू बस डालेंगे। 1/4π0 क्यू की वैल्यू यहां से डालो, कितना होगा? सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4π कैंसिल, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ऑप्शन देखोगे तुम्हें पता लगेगा पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन जरा सा सॉल्व करके निकालोगे तो अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1/4π0, और ये कितना हो जाएगा? ये भी क्यू की वैल्यू डाल दो, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, 4π कैंसिल, ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से तुम्हारे जो है ये फॉर्मूले सिग्मा की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं।